नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर सच में दिल दहल जाता है। 27 साल के मोहम्मद अरमान और 22 साल की काजल दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हाल ही में उनकी फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई और शवों को नदी किनारे कहीं दफना दिया गया। उनका गुनाह सिर्फ इतना कि वे अलग अलग समुदायों से थे और उनका रिश्ता लड़की के परिवार को मंजूर नहीं था। ये सिर्फ एक और दुखद खबर नहीं है, इसे ऑनर किलिंग कहते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, कुछ अकादमिक रिसर्च पेपर्स हैं, कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज भी हैं। इनकी मदद से हम इस बेहद जटिल मुद्दे की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, हमारी कानून की किताबें इसके बारे में क्या कहती हैं और ज़मीनी हकीकत क्या है। और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या इस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता है? चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ऑनर किलिंग या इज्जत के नाम पर हत्या, इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे पास मौजूद JETIR के एक रिसर्च पेपर बताता है, ये कोई अचानक गुस्से में किया गया अपराध नहीं है। अच्छा। नहीं, इसके पीछे एक गहरी और सोची समझी सोच काम करती है। ये सोच जुड़ी है मर्दों को ऊपर रखने वाली परंपराओं से, मतलब पितृसत्ता से, अपनी जाति या धर्म को शुद्ध बनाए रखने की एक जिद से और परिवार की एक झूठी शान से, जिसे इज्जत का नाम दिया जाता है। मतलब ये कि जब कोई खासकर कोई महिला अपने परिवार या समाज के बनाए रूल्स को तोड़कर अपनी मर्जी से शादी करती है, चाहे अपनी जाति से बाहर हो या धर्म से बाहर, तो इसे पूरे परिवार या समुदाय की बेइज्जती की तरह देखा जाता है। बिल्कुल। और उस कथित बेइज्जती को धोने के लिए परिवार के लोग ही इतने क्रूर कदम उठा लेते हैं। हाँ। अमर उजाला की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या? काजल के भाइयों ने पुलिस को बताया कि उन्हें डर था कि काजल अरमान के इशारे पर पूरे परिवार को मौत की नींद सुला सकती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहीं और होते हुए सुना था। एक मिनट, ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब उन्हें अपनी बहन से ज्यादा किसी सुनी सुनाई अफवाह पर यकीन था। ये डर इतना बड़ा कैसे हो गया कि उन्होंने अपनी ही बहन को मार डाला? यही तो इस सोच का सबसे खतरनाक पहलू है। ये तर्क और विवेक को खत्म कर देता है। ये डर दिखाता है कि इज्जत की धारणा कैसे किसी की जान की परवाह और सही गलत के फर्क पर हावी हो जाती है। उन्हें लगा कि अगर वो ये कदम नहीं उठाएंगे तो समाज में उनकी इज्जत हमेशा के लिए चली जाएगी। और ये कोई एक अकेली कहानी नहीं है। हमारे स्रोत हमें कई और मामले याद दिलाते हैं, जैसे हरियाणा का वो मनोज बबली केस जो 2007 में हुआ था। बहुत भयानक था वो। हाँ, मनोज और बबली, उनको इसलिए मार दिया गया क्योंकि वे एक ही गोत्र के थे और उनके गांव की खाप पंचायत के हिसाब से एक ही गोत्र में शादी करना मतलब भाई बहन के रिश्ते जैसा था, जो उन्हें नामंजूर था। या फिर 2016 में तमिलनाडु का कौशल्या शंकर का मामला। हाँ, याद है मुझे। शंकर, जो एक दलित युवक थे, उनकी सरेआम हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने एक ऊंची जाति की लड़की कौशल्या से शादी की थी। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि इज्जत का बहाना कभी गोत्र होता है, कभी जाति, तो कभी धर्म। यहाँ एक बहुत बड़ा टकराव साफ दिखता है। एक तरफ भारत का संविधान है, जिसका अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीने और अपनी व्यक्तिगत आजादी का अधिकार देता है, जिसमें अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना भी शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ समाज की ये सच्चाई है। और इसी टकराव में कानून की भूमिका बहुत उलझ जाती है। जैसा JETR के पेपर में बताया गया है, बहुत लंबे समय तक हमारी पुरानी कानून की किताब यानी भारतीय दंड संहिता IPC, उसमें ऑनर किलिंग के लिए कोई अलग से कानून था ही नहीं। मतलब इसे एक सामान्य हत्या की तरह ही ट्रीट किया जाता था। हाँ, बिल्कुल। ऐसे मामलों को बस एक आम हत्या की तरह देखा जाता था। लेकिन ये आम हत्या तो है नहीं। इसके पीछे का मकसद, इसकी प्लानिंग और इसमें परिवार का शामिल होना, ये सब इसे अलग बनाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कानून के उस सामाजिक मकसद को, उस मोटिव को पकड़ने में नाकाम रहता था। लेकिन हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2023 की जो नई भारतीय न्याय संहिता है, BNS, उसके साथ कानून ने पहली बार एक तरह से अपनी आंखें खोली हैं और इसे ऑनर किलिंग का नाम दिया है। अच्छा, तो अब ये कानूनी तौर पर एक अलग अपराध है? जी। BNS की धारा 103(2) का आना सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, ये इस बात की स्वीकृति है कि इज्जत के नाम पर की गई हत्या किसी आम हत्या से अलग और ज्यादा भयावह है
और इसके लिए अब उम्र कैद या मौत की सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक मजबूत कानून है जो इसे एक अलग अपराध मानता है। ये तो कागज पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इससे जमीनी हकीकत बदलती है? हमारे स्रोत बताते हैं कि पुलिस अक्सर इसे परिवार का मामला मानकर दखल देने से बचती है। मुरादाबाद केस में भी तो यही हुआ था शायद। अरमान के परिवार ने जब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखानी चाही तो पुलिस ने पहले तो उसे गंभीरता से लिया ही नहीं। यही सबसे बड़ी चुनौती है। कानून बनाना लड़ाई का पहला कदम है, उसे लागू करना असली लड़ाई है। गवाह, जो अक्सर परिवार के लोग ही होते हैं, वो दबाव में आकर अपने बयान से पलट जाते हैं। सही है। और यहीं पर खाप पंचायतों जैसी संस्थाओं की भूमिका आती है, जो कानून से बाहर जाकर काम करती हैं। दृष्टि IAS के लेख और शक्ति वाहिनी केस के दस्तावेज दोनों ही बताते हैं कि ये जाति पंचायतें कैसे खुद को कानून से ऊपर समझकर ऐसे जोड़ों के खिलाफ फरमान जारी कर देती हैं। तो एक तरफ हमारा संविधान है जो आज़ादी देता है, और दूसरी तरफ ये सामाजिक ताकतें हैं जो उस आज़ादी को कुचल रही हैं। पुलिस भी अक्सर बेबस दिखती है। ये तो एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। क्या इस अंधेरे में कोई उम्मीद की किरण है? क्या हमारे सिस्टम ने कभी पलटकर जवाब देने की कोशिश की है? की है, और बहुत जोरदार तरीके से की है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने इस पूरी लड़ाई का रुख ही बदल दिया। वो था शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ मामला। शक्ति वाहिनी, ये एक NGO है ना? तो इस केस में ऐसा क्या हुआ जिसे हम एक गेम चेंजर कह सकते हैं? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस समस्या की निंदा करके बात खत्म नहीं की। उन्होंने बाकायदा एक एक्शन प्लान, एक पूरा रोड मैप तैयार किया कि इससे निपटा कैसे जाए। उन्होंने 3 स्तरों पर काम करने का आदेश दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक एक्शन प्लान ही दे दिया। जी। पहला कदम क्या था? अपराध होने से पहले ही उसे रोकना। बिल्कुल। उन्होंने इसे प्रिवेंटिव स्टेप्स या निवारक उपाय कहा। मतलब राज्य सरकारों को पहले उन जिलों और गांवों की पहचान करनी होगी जहां ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। उन्हें हॉटस्पॉट की तरह मार्क करना होगा। और जो खाप पंचायतें ऐसे फरमान सुनाती हैं, पुलिस को उनकी मीटिंग्स पे ही रोक लगानी होगी। रोक लगानी होगी। हाँ, और अगर मीटिंग हो भी रही है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी ताकि बाद में शामिल लोगों पर कार्रवाई हो सके। यानी सीधे जड़ पर हमला। लेकिन ये सुनने में जितना असरदार लगता है, क्या जमीन पर उतना ही मुश्किल नहीं होगा? गांवों में तो इन पंचायतों का बहुत दबदबा होता है। क्या पुलिस वाकई उनसे भिड़ने का जोखिम उठाएगी? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और सुप्रीम कोर्ट को भी इस हकीकत का अंदाजा था। इसीलिए वो सिर्फ पहले कदम पर नहीं रुके, उन्होंने दूसरा कदम भी बताया, रिमीडियल मेजर्स या फौरन मदद। मतलब अगर खतरा पैदा हो ही गया तो क्या करना है। अच्छा, तो अगर कोई कपल मदद मांगने पुलिस के पास पहुंचता है, तब के लिए क्या निर्देश है? निर्देश बिल्कुल साफ हैं। पुलिस को बिना किसी देरी के FIR दर्ज करनी होगी, उस कपल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना होगा और उन्हें एक सेफ हाउस, सुरक्षित घर, हाँ, एक सुरक्षित घर में पहुंचाना होगा। कोर्ट ने हर जिला हेडक्वार्टर में ऐसे सेफ हाउस बनाने का भी आदेश दिया। ये एक तरह से इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान है, ताकि उन जोड़ों को भागकर कहीं और छिपना ना पड़े। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसे में उनका अपना घर ही उनके लिए सबसे असुरक्षित जगह बन जाता है। तो ये हो गए रोकथाम और बचाव के उपाय। लेकिन आपने 3 स्तरों की बात की थी, तीसरा क्या था? तीसरा कदम ही इस फैसले का मास्टर स्ट्रोक था। उसे कहते हैं प्यूनिटिव मेजर्स, यानी दंडात्मक उपाय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन का कोई अफसर इन निर्देशों को मानने में नाकाम रहता है, जानबूझकर लापरवाही करता है, तो इसे कर्तव्य में लापरवाही माना जाएगा और उस अफसर के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई होगी। और वो भी 6 महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए। वाह! तो मतलब अब अफसरों की भी जवाबदेही तय होगी। अगर किसी कपल ने मदद मांगी और पुलिस ने ये कहकर अनदेखी कर दी कि ये घर का मामला है, तो अब उस पुलिस वाले पर भी कार्रवाई होगी। ये तो सच में गेम चेंजर है। इससे अधिकारियों को ये साफ संदेश मिलता है कि वो अब अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। बिल्कुल। ये फैसला इस समस्या को पारिवारिक या सामाजिक कहकर टालने की आदत पर सीधी चोट करता है और इसे एक गंभीर कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाता है। अगर हम थोड़ा बाहर देखें तो क्या ये समस्या सिर्फ भारत में ही है या दुनिया के दूसरे देश भी इससे जूझ रहे हैं? क्या हम किसी से कुछ सीख सकते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हमारे स्रोत बताते हैं कि हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं और कुछ देशों ने इससे निपटने के लिए बहुत ठोस कदम उठाए हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। JETIR के रिसर्च पेपर में इसका अच्छा विश्लेषण है। जैसे कि कौन से देश? सबसे पहले पाकिस्तान का उदाहरण लेते हैं। वहां 2016 में एक कानून पास हुआ जिसने एक बहुत बड़ी कानूनी खामी को बंद कर दिया। हाँ।
पहले वहां के इस्लामी कानूनों के तहत अगर परिवार के लोग कातिल को माफ कर देते थे तो वो सजा से बच जाता था। ऑनर किलिंग के मामलों में तो कातिल और माफ करने वाले एक ही परिवार के होते थे, तो अपराधी आसानी से छूट जाते थे। मतलब परिवार ही हत्या करे और परिवार ही माफ कर दे, ये तो न्याय का मजाक बनाने जैसा है। सही कहा आपने। लेकिन 2016 के कानून ने इस माफीनामे वाले रास्ते को बंद कर दिया। अब ऑनर किलिंग के दोषी को उम्र कैद की सजा अनिवार्य है, चाहे परिवार माफ करे या ना करे। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और कोई उदाहरण? यूनाइटेड किंगडम का भी जिक्र है हमारे स्रोतों में। हाँ, यूके का मॉडल काफी अलग और असरदार है। वहां ऑनर बेस्ड वायलेंस यानी इज्जत के नाम पर होने वाली हिंसा को अपराध की एक अलग श्रेणी में ही रखा जाता है। एक मिनट, अलग श्रेणी में रखने का असल में क्या मतलब होता है? क्या इससे जांच का तरीका बदल जाता है? बिल्कुल, इसका मतलब है कि पुलिस और सरकारी वकीलों को इसके लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। वो जानते हैं कि ऐसे मामलों में पीड़ित पर परिवार का कितना दबाव होता है, गवाहों को कैसे धमकाया जा सकता है और सबूत कैसे छिपाए जा सकते हैं। अच्छा। उनकी जांच का तरीका ज्यादा संवेदनशील और गहरा होता है। वो इसे सिर्फ एक मारपीट या हत्या के केस की तरह नहीं देखते। इसी तरह जॉर्डन जैसे देश ने भी अपने कानूनों को बदला है और ऐसे अपराधों के लिए मिलने वाली हल्की सजा के प्रावधानों को खत्म कर दिया है। तो ये साफ है कि सिर्फ एक कानून बना देना काफी नहीं है, हमें हर तरफ से एक साथ कोशिश करनी होगी। एक मजबूत और साफ कानून, पुलिस को संवेदनशील बनाना, समाज में जागरूकता फैलाना और जोड़े खतरे में हैं उनके लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम तैयार करना। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। कानून और अदालतें अपना काम कर रही हैं। जैसा हमने शक्ति वाहिनी मामले में देखा, भारतीय न्याय संहिता में एक अलग धारा का जुड़ना भी बहुत सकारात्मक कदम है। लेकिन असली और स्थायी बदलाव तब आएगा जब समाज की सोच बदलेगी, जब लोग ये समझेंगे कि किसी की जिंदगी और उसकी खुशी से बढ़कर कोई झूठी इज्जत नहीं हो सकती। तो आज हमने अरमान और काजल की कहानी से शुरू करके देखा कि ये सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के एक बहुत गहरे संघर्ष को दिखाती है। ये संघर्ष है एक व्यक्ति की आज़ादी और एक समूह की झूठी शान के बीच। ये टकराव है देश के संविधान की नैतिकता और कुछ समुदायों की दकियानूसी परंपराओं के बीच। और इस लड़ाई में जीत तभी होगी जब संवैधानिक नैतिकता की जीत होगी। असली बदलाव तब आएगा जब एक पिता या भाई के लिए अपनी बेटी या बहन की खुशी उसकी इज्जत का प्रतीक बनेगी, ना कि उसकी पसंद पर हिंसा करना। हम आज की बातचीत एक सवाल के साथ खत्म करते हैं जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। जब किसी समुदाय के लिखे अनलिखे कानून देश के सबसे बड़े कानून यानी संविधान से टकराते हैं, तो एक समाज के तौर पर हम इस खाई को कैसे भर सकते हैं?